अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है स्टूडेंट के, देखिए मेडिसिन हम खाते हैं, ठीक है। मेडिसिन डिफरेंट तरीकों की होती है। कोई अगर आप देखें तो टैबलेट फॉर्म में है, कोई अगर आप देखें तो इंजेक्शन में, कोई आप देखें तो ऑइंटमेंट है, कोई जो है वो ड्रिप की शक्ल में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अब वो तरीके जिसके साथ बॉडी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बॉडी मेडिसिन को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट बोलते हैं रास्ते को और एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं दाखिल करना, ठीक है। कि किस तरीके से मेडिसिन को हम किस रास्ते से बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब कहते हैं डेफिनेशन में कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम किसे कहते हैं कि वो पाथवे होता है जिसके थ्रू जो है हम ड्रग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इनटू द बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो रूट्स हैं इसमें सबसे पहला है जो है वो है जी इटर्नल रूट है, उसके बाद पेरेंट्रल है, इनहेलेशन है और टॉपिकल है। ये 4 रूट्स हैं जिनके थ्रू जो है ना मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो रूट है वो है जी इंटरनल रूट, ठीक है। इंटरनल रूट की डेफिनेशन में बता रहा है कि ये वो रूट होता है जिसमें जो ड्रग को एडमिनिस्टर हम करते हैं थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि इसमें हम लोगों ने जो हमारी ये जो ड्रग है वो किस तरीके से जाएगी कि कहाँ पे जाएगी, कहाँ बॉडी के कौन से पार्ट में जाएगी, जीआईटी ट्रैक में जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ना फिर आगे बॉडी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत होती है हमारी बॉडी इसको वहाँ पे ड्रग को डिलीवर कर देती है, ठीक है। अब जीआईटी ट्रैक में यानी कि खुराक की जो हमारा मैदा है वहाँ पे खुराक मेडिसिन को भेजने का आपको पता है तरीका एक ही है कि हम इसको ओरली लेते हैं मेडिसिन को, ठीक है। अब कहते हैं कि ये वो रूट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे की जाती है, जीआईटी ट्रैक में की जाती है। अब कहते हैं कि द ड्रग इज टिपिकली एब्सॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग को कैसे बॉडी में काम ये करती है कि ये एब्सॉर्ब हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है, माउथ की, स्टमक की और इंटेस्टाइन्स की, ठीक है। यानी कि हमारी जो पूरी जीआईटी ट्रैक है ना स्टूडेंट, वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब ये जो ड्रग हम लेते हैं जो कि ओरल रूट से लेते हैं, ठीक है, ये क्या होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्सॉर्ब होती है और हमारे जीआईटी ट्रैक में जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा है कि कॉमन एंट्रल रूट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है एंट्रल रूट में जो मेडिसिन हम भेजते हैं वो ओरली भेजते हैं, यानी कि हमने कुछ मुंह के थ्रू जो है वो खाना है और मेडिसिन जो है वो फिर जीआईटी ट्रैक में जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो है वो जाती है, इंक्लूड इसमें यानी कि जो मेडिसिन माउथ के थ्रू लेते हैं उसमें टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में मेडिसिन जो है वो ओरली जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एंट्रल रूट कहेंगे। उसके बाद सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल का मतलब ये कि ऐसी मेडिसिन जो कि स्टूडेंट हम अपनी जुबान के नीचे रखते हैं। अब जुबान के नीचे क्या होता है कि ये इसको एब्जॉर्ब किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर जो है ना सब लिंगुअल म्यूकोजा भी इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जुबान के नीचे का जो म्यूकोजा है जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह का ये होता है, उसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो उसमें ये एब्जॉर्ब होती है जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोग्लाइसिन कहते हैं। जैसे कि अक्सर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर या उनको अंजाइना की पेन होती है तो उस कंडीशन में जो है मेडिसिन उनकी जुबान के नीचे रखी जाती है। फिर बकल आ जाता है। बकल का मतलब है कि प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग बिटवीन द चीक्स एंड द गम्स, यानी कि चीक्स और गम्स के दरमियान में मेडिसिन को रखा जाता है, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू द बकल म्यूकोजा। बकल म्यूकोजा के थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद रेक्टल आ जाता है, ठीक है। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होता है? स्टूडेंट के रेक्टम के अंदर जो है वो मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे स्पॉस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए या अनीमा वगैरह देने के लिए हम जो है ना यूज़ करते हैं रेक्टल रूट को, ठीक है, जिसमें अनीमास वगैरह भी आ जाते हैं और ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू अल्टीमेटली मेडिसिन, ये जो रूट आपने देखे हैं कहाँ पे जाती है? जीआईटी ट्रैक के अंदर, हमारी जो है खुराक की जो ट्रैक है उसमें चले जाती है वो मेडिसिन। नेक्स्ट आ जाता है जी पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में कहता है कि अब ये वो रूट होगा जिसमें हम अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा जो है बॉडी में कहीं पे भी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, एडमिनिस्टर करवाएंगे, तो वो जो रूट है वो क्या कहलाएगा? पेरेंट्रल रूट कहलाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि पेरेंट्रल रूट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग आउटसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के आउटसाइड जो है मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय पासिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में से बाईपास कर जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑफन डन टू अचीव अ मोर रैपिड एंड रिलायबल ऑनसेट ऑफ द एक्शन। कि अगर आप किसी भी ड्रग का मतलब ऑन रैपिड एक्शन चाहते हैं, फ़ौरन से एक्शन चाहते हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम पेरेंटल रूट यूज़ करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर इस रूट को यूज़ किया जाता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, नॉन कोऑपरेटिव हो, ठीक है, यानी जिनका अक्सर पेशेंट बेहोश होते हैं या फिर जो है मतलब मेंटली जो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके अंदर पेरेंटल रूट जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंड अनएबल टू रिटेन बाय माउथ, ठीक है, और कोई भी मेडिसिन यानी कि पेशेंट ऐसे पेशेंट जो कि माउथ से मेडिसिन नहीं ले सकते तो फिर उनके लिए हम पेरेंटल रूट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कॉमन जो इसमें पेरेंटल रूट में आ जाते हैं वो सबसे पहले तो हमें पता है कि आईवी इंजेक्शन आ जाते हैं, ठीक है।
इंट्रावेनस इंजेक्शन जिन्हें कहते हैं। अब इनको कहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है एंड दिस रूट अलाउ फॉर रैपिड एंड कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब इसमें जो है ड्रग स्टूडेंट ज़ाया नहीं होती, क्यों? इसका बेनिफिट एक ये है, देखें कि जब हमारी स्टमक में खुराक मेडिसिन जाती है ना, तो वो हमारे स्टमक में जाके कुछ ना कुछ एसिड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, एसिडिटी होती है कि अपना इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, कुछ ना कुछ डोज जो है वो ज़ाया हो जाती है एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। तो लेकिन आईवी रूट के थ्रू जब जाती है तो कम्प्लीटली और रैपिडली ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है और रैपिड एक्शन शो करती है। स्मॉल और लार्ज क्वांटिटीज़ में भी गिवन, आप छोटी अमाउंट में भी और ज़्यादा अमाउंट में भी ड्रग को दे सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और या फिर ड्रग इज़ टू इरिटेटिंग, या फिर ड्रग जो है वो अगर इरिटेटिंग हो पेशेंट के लिए, मतलब पेशेंट कंफर्टेबल ना हो, तो उस कंडीशन में फिर हम आईवी के थ्रू मेडिसिन देते हैं। आईवी इंजेक्शन शुड बी गिवन केयरफुली एंड स्लोली, यानी कि इसमें जो है वो केयरफुल होकर आपको और आहिस्ता आहिस्ता से इंजेक्ट करना होता है। जो अगर 10 ml आप बाय द वे अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है ना 1 मिनट लगाना चाहिए, यानी कि 10 ml का सोल्यूशन आपने ये इंजेक्शन जो है वो 1 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर, मतलब उसको इंजेक्ट करने में लगाना है। कहते हैं कि दिस मेथड इज एडवांटेजेस व्हेन अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नीडेड, यानी कि ये कहते हैं कि मेथड कब यूजफुल होता है, जब आपको फौरन से किसी भी ड्रग का एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आईएम आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम अब इंजेक्शन जो कि ऐसी ड्रग या मेडिसिन जो कि हम मसल्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन इनटू अ मसल, मसल्स के अंदर इनको डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग जो है इंजेक्ट की जाती है डीपली, ठीक है, इनटू द लार्ज मसल सच एज द अपर एंड द आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक, थाई एंड डेल्टाइड। अब यानी कि इंजेक्शन आईएम आपको पता है कहाँ पे लगते हैं, ज़्यादातर जो है वो डेल्टाइड, यानी जो हमारे बाजू का ऊपर वाला मसल होता है वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो बटक के ऊपर लगते हैं या थाइस पे लगते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो डेल्टाइड यानी जो बाजू पे लगता है वो डेल्टाइड मसल होता है, ठीक है, उस पे लगता है, या फिर वेस्टस लैटरलिस पे लगता है, या फिर ग्लूटियल मसल, ठीक है। जो ग्लूटियल मसल है ये हमारा जो है होता है बटक वाले एरिया में होता है, और वेटस लैटरलिस ये जो है ये थाइस में होता है, और डेल्टाइड जो है ये बाजू में होता है। इसके बाद कहते हैं कि ये प्रोवाइड करता है रिलेटिवली रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शन, ठीक है, मतलब ज़्यादा तेज़ी के साथ, मतलब इसमें भी मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर होगी, एक्शन शो करेगी एज कम्पेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहते हैं कि इफ़ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़ नॉट गिवन केयरफुली, ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर आप ये केयरफुल होकर आईएम इंजेक्शन नहीं देते तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी वेन को या नर्व को क्या कर देंगे, इंजर्ड कर देंगे। अब वेन जो है इंजर्ड होगी तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, ठीक है। और अगर नर्व होगी तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट कि नर्व डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट के ऊपर सीवियर केसेस में पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। फिर कुछ कंडीशन में जो है वो नड्यूल बन जाते हैं, एब्सिस बन जाते हैं, ठीक है। इफ़ द स्टरलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्जॉर्व, यानी कि अगर आपके लगाने का मेथड, आपकी नीडल वगैरह स्टरलाइजेशन आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, हाइजीनिक नहीं है, तो उस कंडीशन में नड्यूल यानी कि एक लंप सा बन जाएगा, जैसे गिल्टी सी जो होती है एक बन जाती है, या एब्सिस यानी पस बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से केयरफुल होकर लगाना होता है। उसके बाद सबक्यूटेनियस आ जाता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बहुत हैं जो कि स्टूडेंट हम अपनी स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं, ठीक है। जो स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती है ना, डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है, उसमें जो सबक्यूटेनियस लेयर में जो लगाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। अब कहते हैं कि ये जो रूट होता है ड्रग्स जिसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें कहते हैं कि स्लोअर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ब्लड के अंदर रिलीज होगी, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर लेयर्स में जाके ये ठहर जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि दीज इंजेक्शन आर हाईली इफेक्टिव। अब ये जो है इंजेक्शन, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम कब लगाते हैं, जब हमने वैक्सीन देनी हो, कोई मेडिसिन देनी हो, जैसे इंसुलिन या एड्रेनालिन, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम लगा देते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को क्या करते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। उसके बाद इंट्राडर्मल आ जाता है, ठीक है। अब ये जो इंट्राडर्मल होता है ये स्टूडेंट ये भी लगता है स्किन के अंदर है, लेकिन डीप लेयर्स में लगता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम्स में देखें, डायग्राम में आप देखें कि जो इंट्राडर्मल है, ठीक है, ये स्किन की जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, एक तो जो सामने नज़र आ रही है, लेकिन जो उससे नीचे वाली डीप लेयर है, ठीक है, ये वहाँ पे लगेगा। सबक्यूटेनियस जो है उससे भी ज़्यादा जो है ये डीप जाएगा, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर जो है ये सबसे ज़्यादा डीप है, ठीक है। सबसे पहले जो सुपरफिशियल में लग रहा होता है वो हमारे पास कौन सा लग रहा होता है, इंट्राडर्मल लगता है। इंट्राडर्मल से नीचे जो है वो आईवी इंजेक्शन होता है, फिर सबक्यूटेनियस आता है, और फिर उसके बाद इंट्रामस्कुलर आता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डीप होता है। इंट्रा जो डीप लेयर में जाके ये स्किन की डीप लेयर में लगता है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं इसको, ठीक है, या सर्टन वैक्सीनेशन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिविटी टेस्ट सच एज बिफोर गिविंग पेनिसिलिन इंजेक्शन, यानी कि अक्सर
ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो डॉक्टर अक्सर जो है वो एक टेस्ट डोज दे रहे होते हैं, जैसे ठीक है कि चेक करने के लिए कि पेशेंट के अंदर ये रिएक्शन तो नहीं करती, तो ये फिर इंट्राडर्मली जो है दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो वैक्सीन वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए इसको चेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इन्हेलेशन रूट। इन्हेलेशन का मतलब ये आ जाता है कि आप जो सांस की के थ्रू यानी इनहेल करेंगे, ठीक है। Inhaler are the solution or the suspension of the drugs in a mixture of inert propellant held under pressure in aerosol dispenser। ठीक है, अब ये जो इनहेलर क्या होता है, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर या फिर सस्पेंशंस होते हैं जिसके अंदर ड्रग्स क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। अब ये क्या होते हैं, दो चीज़ों के ये मिक्सचर होते हैं, मतलब ये ठीक है, इनर्ट प्रोपेलेंट के। ठीक है, इनर्ट प्रोपेलेंट क्या होता है कि यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि जिसमें जो है मेडिसिन को मतलब आप कह लें कि एक फ़ोर्स दी जाती है, ठीक है। यानी कि प्रोपेलेंट का मतलब क्या है, जो कि पुश करता है, एक फ़ोर्स लगाता है, ठीक है। इसमें यानी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं लिक्विड की फॉर्म में या सस्पेंशन की फॉर्म में, जो कि एक प्रेशर यानी इनके अंदर मतलब होता है, अंडर प्रेशर होती हैं। और इन एरोसोल डिस्पेंसर, एरोसोल डिस्पेंसर का मतलब ये है कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर जो है मेडिसिन सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उनको फिर उसको जो है एक प्रोपेलेंट के थ्रू पुश दिया जाता है, एक फ़ोर्स दी जाती है, ठीक है। और फिर मेडिसिन को इनहेल किया जाता है। अब ये ज़्यादातर इन्हें जो प्रोपेलेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी कि मेडिसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह है, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इनको यूज़ किया जाता है जो कि मेडिसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे और मेडिसिन को जो है वो एक पुश दे के तो जो है पेशेंट इनहेल करता है। द ड्रग इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट की शक्ल में इसमें जो है इसमें से मेडिसिन रिलीज होती है और विद द डायमीटर ऑफ 50 माइक्रोमीटर आर लेस फ्रॉम अ कंटेनर, यानी कि जो मेडिसिन निकल रही होती है जिस ड्रॉपलेट की शक्ल में जहाँ से निकल रही होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर होता है, या इससे भी कम होता है, कंटेनर से निकल रही होती है। साथ ही इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, एक वॉल्व होता है जो कि इनकॉर्पोरेट होता है इन आ मीटर्ड डोज डिवाइस, ठीक है। मीटर्ड यानी जिसमें से कैलकुलेटेड डोज जो है वो निकलती है बाहर। उसके बाद कहते हैं कि द पेशेंट देन इनहेल द रिलीज ड्रग, ठीक है, थ्रू द माउथ पीस। अब उसी डिवाइस के ऊपर एक जो है वो माउथ पीस होता है, एक एंड होता है जिसको हम माउथ पीस कहते हैं, जिससे जो है मेडिसिन को इनहेल किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इनहेलर्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अक्सर जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको इनहेलर लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो इनहेलर है उसके अंदर मेडिसिन जो है वो जो डिवाइस है वो क्या है, वो एरोसोल डिस्पेंसर है। प्रेशर में उसमें जो है वो मेडिसिन को रखा जाता है, ठीक है। एक प्रेशर होता है जो कि फिर प्रोपेलेंट जो है उसको पुश करने पे क्या करते हैं, धकेलते हैं मेडिसिन को, पेशेंट इनहेल कर लेता है। उसके बाद ये जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये माउथ पीस है डायग्राम में, ये देखें ये वाला एंड जो है इसका माउथ पीस है, ऊपर से ये जो है ये पुश करते हैं जिसकी वजह से जो है मेडिसिन इस कंटेनर से जो है जिसमें ये सस्पेंडेड फॉर्म में होती है और माउथ पीस से इनहेल कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है जी निबुलाइज़र आ जाता है। निबुलाइज़र कहता है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जिसमें हम मेडिसिन को देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ मिस्ट इनटू द एयरवे, ठीक है। जिससे छोटे बच्चों को अक्सर निबुलाइज करते हैं, भाप यानी दे रहे हो, तो मिस्ट का मतलब क्या, भाप की शक्ल में मेडिसिन को देना, ठीक है। इट इज़ ऑफन इम्प्लाइड इन ट्रीटिंग एस्थमा, एस्थमा के पेशेंट के लिए इसको दिया जाता है, या फिर रिस्पिरेटरी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर देती हैं लिक्विड मेडिसिन को वेपर्स में, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना होता है कि ये जो नेबुलाइजर मशीन है, ठीक है, इसके अंदर इसका ये जो है वल्व है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, मेडिसिन को डालना होता है। अब ये मशीन को ऑन कर देते हैं। अब मशीन क्या करती है कि इस मेडिसिन जो इसके अंदर है, ठीक है, उसको क्या कर देती है कि मिस्ट की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में या भाप की शक्ल में, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और पेशेंट इनहेल करता है, ठीक है। नेबुलाइजर कैन आर यूजुअली रिजर्व फॉर सीरियस केसेस ऑफ द रिस्पिरेटरी डिजीज। अब जो रिस्पिरेटरी डिजीजेज जो सीरियस किस्म की होती हैं, ठीक है, उसमें जो है इनको यूज़ करवाया जाता है, जैसे नमूनिया का केस हो गया, ठीक है, अस्थमा का केस हो गया। इसके बाद आ जाता है जी टॉपिकल टॉपिकल रूट आ जाता है। टॉपिकल रूट स्टूडेंट वो वाला रूट होता है जिसके अंदर हम मेडिसिन को जो है स्किन के ऊपर अप्लाई करके दे रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात की एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन के ऊपर इसको इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ड्रग इज प्लेस्ड ऑन अनब्रोकन स्किन, यानी स्किन जो है वो अनब्रोकन होनी चाहिए विदाउट मसाज और रबिंग, ठीक है। आपने मेडिसिन को रब नहीं करना होता, मसाज नहीं करना होता, जस्ट आपने लगा देना होता है, जैसे पेस्ट आ जाते हैं या कुछ प्लास्टर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इंस्टिलेशन आ जाता है, जिसमें लिक्विड ड्रग्स होती है वो पोर की जाती है इनटू द कंजक्टाइवल सैक, यानी आंखों में, नोज़ में, ठीक है, कान में, या फिर जो ओपन जख्म होते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर जो कट वगैरह लगे होते हैं उसमें जो मेडिसिन लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन कहते हैं। और ये टॉपिकल रूट में आती है। और ऑइंटमेंट और पाउडर जो है इसमें मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंसफ्लेशन आ जाती है, ठीक है।
इंसफलेशन में कहते हैं कि ड्रग जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द टिश्यू सरफेस टू ऑब्टेन द लोकल इफेक्ट, यानी कि टिश्यूज़ के ऊपर, जो स्किन के ऊपर, जो स्किन के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर मेडिसिन को डाला जाता है ताकि हमें लोकली सिर्फ एक खास एरिया के अंदर जो है ना मेडिसिन का इफेक्ट मिल जाए। उसके बाद इरीगेशन आ जाती हैं। इरीगेशन जो है स्टूडेंट, हम यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, यूरिथ्रा एंड आर इरीगेटेड बाय ड्रग्स, ठीक है। तो इन रूट्स के अंदर मेडिसिन को जो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं, हम इरीगेशन के थ्रू करते हैं। उसके बाद इंसर्शन आ जाता है, ठीक है। इंसर्शन में जैसे स्पॉस्ट्रीज आ जाती हैं, जिस यानी कि जिसमें बॉडी के अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट किया जाता है, जैसे स्पॉस्ट्रीज आ जाती हैं, पैस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, अप्लाइड बाय इट। उसके बाद आ जाता है जी पेंटिंग आ जाता है, ठीक है। ड्रग सिंपली अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द लोशन आर क्यूटेनियस आर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी लोशन की शक्ल में जो है वो क्यूटेनियसली या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाती हैं मेडिसिन। तो वो किस फॉर्म में आ जाती हैं, पेंटिंग की फॉर्म में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फार्माकोपिया आ जाता है, ठीक है। अब फार्माकोपिया स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि आप समझ लें कि ये क्या है, एक बुक है, ठीक है, जिसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है क्या होती है, अथॉरिटिव होती है, ठीक है, यानी पूरी दुनिया इनको मानती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मतलब इस मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि फार्माकोपिया आर द अथॉरिटिव कंपाइलेशन ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ड्रग इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, ठीक है, और गाइडलाइंस दी जाती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है, बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यानी कि जो मेडिसिन को रेगुलेट करती हैं, जो हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, ठीक है, जिनके अंडर सारा मेडिसिन बनाने का काम होता है, वो अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको गाइडलाइंस देने के लिए, स्टैंडर्ड्स मेडिसिन के बताने के लिए जो है वो एक बुक की शक्ल में ये मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन को क्या कर देती हैं, कंपाइल कर देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ द गुड स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग का गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अपना फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश करती हैं। हाँ, यानी हर कंट्री अपना फार्माकोपिया आप कह लेंगे पब्लिश करेगी। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक, एक ऑफिशियल बुक होती है जो कि पब्लिश होती है अंडर द लीगल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो उसको मतलब अपनी निगरानी में इसको पब्लिश करवाती है, ठीक है। हु अपॉइंट फार्माकोपिया कमीशन एंड इट्स कमेटी ऑफ एक्सपर्ट टू प्रिपेयर फार्माकोपिया, ठीक है। तो अब ये जो गवर्नमेंट है, जब इसने इसको पब्लिश करवाना है तो वो खुद से जो है वो कुछ लोगों को हायर करेगी, जिसके अंदर एक ये कमीशन बनाएंगे जिसको फार्माकोपिया कमीशन कहते हैं, और कुछ कमेटी के एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ये फार्माकोपिया को प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको रिवाइज भी करेंगे रिवाइज इट आफ्टर एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल के बाद इसको रिवाइज किया जाता है, यानी इसकी प्रिंटिंग दोबारा से की जाती है। इन पाकिस्तान ब्रिटिश फार्माकोपिया इज यूजली फॉलोड, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अदर फार्माकोपिया इन यूजेस आर इन, अब कहता है यहाँ पे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हमने देखा ना पाकिस्तान में है, इसके अलावा और भी फार्माकोपियाज हैं, और भी बुक्स हैं जो कि प्रिंट होती हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आ जाता है जिसको यूएसपी कहते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया आ जाता है ईपी कहते हैं जी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पीआई, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स बीपीसी, और नेशनल फार्मोलेरी, ठीक है, एनएफ। ड्रग लिस्टेड इन फार्माकोपियाज आर कॉल्ड ऑफिशियल ड्रग्स। अब इन फार्माकोपिया के अंदर जो भी ड्रग्स मेंशन होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऑफिशियल ड्रग्स कहलाएंगी। उसके बाद आ जाता है जी इनकम्पैटिबिलिटीज़। अब इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होता है कि इन फार्मास्यूटिकल्स इज डिफाइंड एज अ चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स विच कैन इम्पैक्ट द सेफ्टी, एफिकेसी, अपीयरेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये कुछ चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, यानी ड्रग्स के अंदर चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है प्रोडक्ट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अनडिज़ायरेबल इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी यानी उसके असरात, उसकी अपीयरेंस, ज़ाहरी शक्ल और स्टेबिलिटी, इन सब के ऊपर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब ये जो यानी फैक्टर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटीज़ कहते हैं। अब ये 3 तरह की होती है, एक फिजिकल होती है, केमिकल होती है, और थेरेपेटिक होती है, ठीक है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या जाता है कि ये वो चेंजेस होती हैं, फैक्टर्स होते हैं व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप कंबाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट में इन अ फिजिकल चेंज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपने 2 या 2 कंपाउंड को या 2 प्रोडक्ट को आपस में इकट्ठा किया, ठीक है, जिसकी वजह से एक फिजिकल चेंज आया और उससे आइडिया हो
हो गया कि ये मेडिसिन या ये प्रोडक्ट क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी वो जो चेंज आया वो क्या है, फिजिकली आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो आइडिया हो गया कि ये जो मेडिसिन जो है ये मतलब नहीं काम करेगी। फिर कहते हैं कि दिस कैन लीड टू, अब फिजिकल जो चेंजेस आएंगे उसमें क्या होगा, उसके कलर के अंदर ओडोर, टेस्ट, विस्कोसिटी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क आ जाएगा। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इज आल्सो रेफर टू एज द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो फिजिकल जो इनकम्पैटिबिलिटी थी इसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इंक्लूड, अब कहते हैं कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यानी कि जो लीड करती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज की तरफ जाते हैं, यानी कि जो दो ड्रग्स को आपस में, दो मेडिसिन या सब्सटेंसेस को आपने कंबाइन किया है, तो जो आप रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंसॉल्युबिलिटी आ जाता है, यानी कि आपने जो ड्रग्स को आपस में दो एजेंट्स को आपस में क्या क्या मिक्स किया, लेकिन वो क्या हुआ, इनसॉल्युबल रहा है, ठीक है। फिर ये भी एक फिजिकली तौर पे आपको नजर आ गया, ठीक है। इमिसिबिलिटी आ गया, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि टू आर मोर लिक्विड्स बीइंग इमिसिबल, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड क्या हो जाएंगे, ये भी इमिसिबल हो जाएंगे, यानी कि सॉल्व नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब ये कि कुछ आप मतलब जब दो चीज़ें मिक्स करेंगे, कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उसके अंदर छोटी छोटी सी जैसे फुटकियाँ सी बन जाती हैं, इस तरह से मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है जी लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विफिकेशन में क्या होगा कि जैसे आप मतलब सॉलिड्स को मिक्स करेंगे ड्राई स्टेट में, यानी सॉलिड दो डिफरेंट तरह के सॉलिड लिए आपने मिक्स किया, लेकिन मिक्स करने पे वो क्या हो गया जी, लिक्विफिकेशन, यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लिक्विफिकेशन कहेंगे। अगर आपको इस तरह की सूरत हाल देखने को मिले तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो वो जो है मेडिसिन अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाती हैं। केमिकल में कहता है कि ये इन्वॉल्व करती हैं रिएक्शंस बिटवीन द सब्सटेंसेस लीडिंग टू द चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, यानी कि इसमें क्या होगा कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे, उनके दरमियान में जब रिएक्शन होगा तो जो फार्मास्यूटिकल की जो डोज बनेगी, डोजेज फॉर्म आएगी, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। या तो वो टॉक्सिक हो जाएगी यानी जहरीली हो जाएगी, या फिर इनएक्टिव हो जाएगी कि काम नहीं करेगी। उसके बाद कह रहे हैं कि रिएक्शन में इंक्लूड, अब रिएक्शन किस तरह के आएंगे इसके अंदर, कि पीएच चेंज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, या कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, एंड मैनिफेस्टिंग एज प्रेसिपिटेशन, एफर्विसेंस, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज और एक्सप्लोजन। तो यानी कि जब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आएंगी तो जो आपको पता आइडिया होगा वो किन चीज़ों से होगा, वो आपको आइडिया होगा जी ये जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, एफर्विसेंस, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, कलर चेंज या फिर एक्सप्लोजन, यानी कि जब ये सारी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, प्रेसिपिटेशन यानी कि जो सूप से बन जाएंगे, फुटकियाँ सी बन जाएंगी, एफर्विसेंट यानी कि उसमें बुलबुले से बनेंगे, ठीक है, मेडिसिन के अंदर, जैसे हम कैल्सी की टैबलेट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कैल्सी की शक्ल में, मतलब उसके अंदर से मतलब बुलबुले से बनते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन बनाने के दौरान भी आपको देखने को मिलेगा। डिकम्पोजिशन यानी कि मेडिसिन क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, कलर उसका चेंज हो जाएगा, या फिर एक्सप्लोजन में भी जा सकती है कि जैसे छोटा सा एक धमाका होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इनके पीछे क्या चीज़ हो रही होगी, उनकी पीएच चेंज हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अगर आपको देखने को मिले तो ये इंडिकेशन है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। उसके बाद आ जाता है जी थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ का मतलब ये है, थेरेपेटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि जब आप किसी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग को आप एडमिनिस्टर करते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है। तो उसमें क्या, जैसे एंटीबायोटिक हैं, जैसे क्लोराम्फेनिकोल है, पेनिसिलिन है, ठीक है, मिक्स बाइट इनकम्पैटिबिलिटीज, यानी कि ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स अगर आप एक साथ देंगे तो ये असर नहीं करेंगी, इनकम्पैटिबिलिटी में चली जाएगी, यानी मेडिसिन ये ठीक थी लेकिन आपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया एक साथ, तो ये इन्होंने अपने काम छोड़ दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। अब कहता है कि विद क्लोराम्फेनिकोल एंटागोनाइजिंग पेनिसिलिन, ठीक है। अब जो क्लोराम्फेनिकोल है ये क्या कर देगी, एंटागोनाइज कर देगी, यानी पेनिसिलिन के जो इफेक्ट हैं इसको क्या कर देगी, एंटागोनाइज कर देगी, खत्म कर देगी। दिस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सीक्वेंसिंग इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते हैं कि फिर आपको ड्रग एडमिनिस्टर करते वक्त जो है ना, आपको मेडिसिन के सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों जो चीज़ें मतलब आपस में कंबाइन करके नहीं देनी चाहिए, इसका आपको ख्याल होना चाहिए। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब कहते हैं
ठीक है। ये जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, एक होती है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ड्रग का ड्रग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, यानी कि जैसे आपने दोनों ड्रग क्लोराम्फेनिकोल और पेनिसिलिन दोनों दी हैं एक दूसरे को, तो क्लोराम्फेनिकोल पेनिसिलिन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेगी और पेनिसिलिन या फिर क्लोराम्फेनिकोल के ऊपर क्या असर डालेगी, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक्स का मतलब ये होता है कि ड्रग्स का बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स में देखते हैं, तो ये कहता है कि ये वो अफेक्ट होते हैं जिसमें अफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन अनदर, ठीक है। एक ड्रग के दूसरे ड्रग के ऊपर अफेक्ट आते हैं, यानी उसमें कौन से इफेक्ट देखने होते हैं कि एक ड्रग जब दूसरे के ऊपर असरअंदाज होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को, ठीक है, कि बॉडी में ये प्रॉपर्ली एक ड्रग दूसरी ड्रग को एब्जॉर्ब किस तरह से होने दे रही है, सही तरह से एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। रिसेप्टर्स पे मतलब रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेटाबॉलिज्म उनका ठीक है या नहीं, ठीक है, एक्सक्रीशन बॉडी से हो रही है या नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर ही रह रही है या बॉडी के अंदर नहीं रह रही, सारी की सारी एक्सक्रीट आउट हो गई हैं। तो ये जो है ये फैक्टर्स हैं एक ड्रग के अफेक्ट होते हैं एक ड्रग के दूसरे ड्रग के ऊपर। उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स आ जाता है। फार्माकोडायनामिक्स में यानी कि आपने मेडिसिन खा ली, उनकी फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है ड्रग्स की, ठीक है, जिसके अंदर साइनर्जिज्म आ जाता है, एंटागोनिज्म आ जाता है, अल्टर्ड सेलुलर ट्रांसपोर्ट आ जाती हैं एंड इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर साइड, और रिसेप्टर साइड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो साइनर्जीज़म में क्या होता है कि स्टूडेंट मतलब एक ड्रग जब आप लेंगे तो दो ड्रग्स आपने लिए तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो उसकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंटागोनिज्म में क्या होगी, बॉडी में उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो उन्होंने अपने एक्शन दिखाने थे या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। अल्टर्ड सेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाँ पे सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना था उसका वो पाथवे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, यानी कि बॉडी के ऊपर जो है ना असरअंदाज होंगी मेडिसिन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी द थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज कैन ऑकर ड्यू टू रीजन सच एज एरर इन डोजेज। कहते हैं कि अब ये क्यों होती हैं थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज, उसके पीछे रीजन आ जाती है डोजेज में फ़र्क आ जाता है, रॉन्ग डोज आ जाती है, डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी ठीक नहीं है, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो ड्रग्स हैं यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए वो आपने इकट्ठी ले ली हैं। साइनर्जेनेटिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स इंट्रैक्शन आपको देखने को मिल गया, यानी कि दो मेडिसिन ऐसी हैं जिनके इकट्ठे लेने से या तो क्या होगा कि बॉडी में ये उनका एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब कहते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, अगर आप ऐसी मेडिसिन जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेट है यानी कि दोनों को इकट्ठे लेना जो है वो नहीं ले सकता, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो कहते हैं कि सर्टन ड्रग्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्पेसिफिक डिजीजेज, कुछ डिजीज ड्रग्स होती हैं जो कि खास किस्म की बीमारी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं यानी मना होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब होता है मना होना, ठीक है। पेशेंट्स को जो कि एलर्जिक होते हैं, ठीक है, यानी उस केमिकल से एलर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि पेंसिलिन और जो सल्फर ड्रग्स है आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद द एलर्जीज। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एलर्जीज होती हैं उनको पेंसिलिन और सल्फर ड्रग जो है सल्फोर ड्रग जो है वो इकट्ठी नहीं देते, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग साइनर्जिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, ठीक है। तो साइनर्जिनिज्म में क्या होगा कि व्हेन टू ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टुगेदर, तो क्या कर जब दो ड्रग को एक साथ प्रिस्क्राइब कर देंगे वो क्या करेंगे कि एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे एक दूसरे की। वो जो कि एंटागोनिस्टिक होंगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन इज एसेंशियल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव प्रिस्क्राइबिंग। तो फिर कहते हैं कि आपको प्रॉपर जो है वो आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए जब आप ड्रग को प्रिस्क्राइब करें उसकी अफेक्टिंग एफिकेसी के बारे में, ठीक है, मेडिसिन की सेफ्टी के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है वेट एंड मेजर्स, मीट्रिक एंड इंपीरियल सिस्टम विद सैंपल्स एंड देयर कन्वर्जन्स। अब सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिसिन क्योंकि हम दे रहे हैं तो हमें पता है कि ये कैलकुलेटेड डोज में जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी एज और वेट और पेशेंट के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से आपकी जो है वो कैलकुलेटेड डोज होगी तभी वो अफेक्ट करेगी, अदरवाइज जो है हमें उनके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब कहते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है कि ये वो साइंस है, साइंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। मेजर्स और वेट की जो है ये एक साइंस होती है। टू डिफरेंट सिस्टम्स आर यूज, इसमें दो तरह के डिफरेंट सिस्टम होते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन के लिए हैं दो तरह के सिस्टम है, एक मीट्रिक सिस्टम है, दूसरा इंपीरियल है। अब जो इंपीरियल सिस्टम है उसके बारे में कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड एज द
सब्सिडायरी सिस्टम इन इंग्लैंड एंड सम अदर कंट्रीज। कहते हैं कि कोई इंग्लैंड के अंदर और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके अंदर इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसके आगे कहते हैं कि इसको मजीद डिवाइड कर देते हैं दो सिस्टम के अंदर, जिसमें एवरी डोपाइस सिस्टम आ जाता है और एपो थीकैरी सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये दो सिस्टम मतलब इंपीरियल को आगे डिवाइड कर दिया उसने दो सिस्टम्स के अंदर। आगे कहते हैं कि इन बोथ द एवियोर डिपॉइस एंड एपोथेकेरी सिस्टम जो है द वॉल्यूम इज मिनिमम एंड द यूनिट ऑफ वेट इज ग्रेन। ठीक है, अब कहते हैं कि जो इन दोनों सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको हम मिनिमम में लेते हैं यानी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिट ऑफ वेट है वो हमारे पास किस में आ जाता है, ग्रीन में आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एवॉर्डोपियो सिस्टम, जिसमें कह रहा है कि ये एक सब्सिडायरी सिस्टम होता है इंग्लैंड के अंदर एंड इट्स यूनिट्स आर गिवन बिलो। और इसके जो कुछ यूनिट्स हैं उसने जो कि यहाँ पे नीचे डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने ग्रेन यानी कि जो वेट का यूनिट है उसके मतलब बताया हुआ है कि ये मतलब एक ग्रेन है वो मतलब किसके इक्वल है, या इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया कि 437.5 ग्राम्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं 1 सॉलिड ओंस के। ठीक है, यानी 1 ओंस इक्वल होता है इतने ग्रेन्स के, और 16 ओंस जो है वो इक्वल होता है 1 पाउंड के, और 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 7000 ग्रेन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है जो एक कॉमनली यूज जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे ओंस है, पाउंड है, ठीक है, पाउंड है, ठीक है, इसमें हम कैलकुलेशन अक्सर कर रहे होते हैं तो इसको इसके साथ इसने रिलेट किया हुआ है। इसी तरीके से जो यूनिट है वॉल्यूम का जिसे हम मिनिमस कहते हैं। ठीक है, अब मिनिमस के बारे में बता रहा है कि जो 60 मिनिमस है ये इक्वल होता है 1 फ्लूइड डायरेक्शन के। ठीक है, एंड 8 फ्लूइड डायरेक्शन इज इक्वल होता है 1 फ्लूइड ऑन्स के, और 480 मिनिमस इक्वल जो होता है वो 1 फ्लूइड ऑन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो थोड़ी सी ऊपर इन्होंने दी हुई है ये हमें बताई हुई है सॉलिड चीज़ों की कैलकुलेशन, और वॉल्यूम जो है ये नीचे डिस्कस किया हुआ है, ये फ्लूइड के लिए लिक्विड चीज़ों की जो है मेजरमेंट के लिए ये दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है कि एपोथेकेरी सिस्टम जो है, कहता है कि ये सब्सिडायरी सिस्टम होता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से इससे ये भी मतलब अमेरिका के अंदर जो जो इसको कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरीके से मेजर किया जाता है, वो यहाँ पे इन्होंने नीचे इस सिस्टम के थ्रू डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है कि रिगार्डिंग वेट्स टू सिस्टम एपोथेकेरी एंड द एविडियोर्पियस सिस्टम डिफर। कहते हैं कि ये जो दोनों सिस्टम है ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वेट के लिहाज से थोड़ी बहुत इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन आती है, इसी वजह से तो ये दो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें कहते हैं कि एवियोरियोपियस जो सिस्टम होता है ऑन्स जो है वो इक्वल होता है वो हमारे पास 437.5 ग्रेन्स के, और जो एपोथेकेरी ऑन्स है ये इक्वल होता है 480 ग्रेन्स के। इस तरीके से एवॉर्डोपियस जो सिस्टम है जिसमें 7000 पॉन्ड्स हैं। ठीक है, जो पॉन्ड्स हैं जो कि जिसके अंदर 7000 ग्रेन्स आते हैं, और अगर यही हम एपोथेकेरी के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर 5760 ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगी, जैसे ऊपर आपने यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर देखी थी। ठीक है, कि जो 1 पॉन्ड है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रही है, 7000 ग्रेन्स के, यानी 7000 ग्रेन्स इक्वल बनता है 1 पॉन्ड के। जबकि हम एपोथेकेरी सिस्टम अगर देखते हैं तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 1 पाउंड जो है वो इक्वल बन रहा है 5760 के। ठीक है, तो यहाँ पे एपोथेकेरी सिस्टम के लिहाज से जो ग्रेन है उसकी उन्होंने यहाँ पे इसके यूनिट को दिया हुआ है, वॉल्यूम के यूनिट्स को यहाँ पे यानी कि फ्लूइड के लिए जो कैलकुलेशन है वो दी हुई है। ये आपने जो है ना अच्छे से देख लेनी है ये पूरा टेबल। ठीक है, इन कैलकुलेशन को आपने याद करना है, ये आपने जो है ना छोड़ने नहीं है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये कैलकुलेशन आपने अच्छे से याद करनी है कि कौन सा किसके इक्वल है। जैसे यहाँ पे 20 ग्राम जो है वो इक्वल है 1 सर्कल के। ठीक है, 3 सर्कल पर जो है वो इक्वल है 1 डायरेक्शन के। तो ये खैर आपने सारे यूनिट्स हैं इनको देख लेना है, एक दफ़ा अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है एडवांटेजेस दिए हुए दोनों सिस्टम के। अब मीट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये साउंड बेस है, यानी कि कहते हैं कि इसकी जो ये जो सिस्टम बना हुआ है मीट्रिक सॉलिड सिस्टम जो है इसकी सॉलिड फाउंडेशन है, और साइंटिफिकली इसको जो है वो अप्रूव किया गया है। फाइन वेट है, यानी कि इसके अंदर जब आप वेट की मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की तो जो रिजल्ट आते हैं वो कहते हैं एक्यूरेट होते हैं, प्रीसेशन के साथ आते हैं। ठीक है, प्रीसाइज इसके रिजल्ट होते हैं, और यानी इसमें एरर्स के जो चांस है वो कहते हैं कम होते हैं, कम से कम होते हैं। फिर इंटर रिलेटेड वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती है मीट्रिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, वैल्यूज़ बिटवीन वेरियस कंपार्टमेंट इन द मीट्रिक सिस्टम आर इंटर रिलेटेड, यानी कि वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। इंपीरियल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा तजाद आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि जो फ्लूइड
ऑन्स की अगर बात करते हैं और जो ग्रेन में अगर ऑन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है? तजाद है। मतलब अगर फ्लूइड के अंदर अगर आप ऑन्स को कैलकुलेट करेंगे तब वैल्यू कुछ हो रहा है और अगर ग्रेन्स में करेंगे तब वैल्यू कुछ हो रहा है। अब कहते हैं कि इन इम्पीरियल सिस्टम 1 मिनिमम ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू 1 ग्रेन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे 1 मिनिमम वाटर है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए 1 ग्रेन के, ठीक है। तो लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के 1 जो वैल्यूज हैं दोनों की इक्वल नहीं होती। यानी कि अगर आप सॉलिड में एक चीज़ लेना है 1 ग्राम और एक जो है वो वाटर ले रहे हैं, ठीक है, 1 मिनिमम ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है, वाटर, और ग्रेन आप ले रहे हैं, ठीक है, 1 ग्रेन ले रहे हैं किसी भी सॉलिड चीज़ का, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है कि 1 ओंस जो है अगर फ्लूइड का लेते हैं तो वो इक्वल निकलता है हमारे पास 480 मिनिमस के, ठीक है। और अगर हम एक सॉलिड ले लेते हैं, 1 ओंस ले लेते हैं सॉलिड का, तो वो हमारे पास निकलता है ग्रेन्स के अंदर 437.5 ग्रेन्स के, ठीक है। अब उसने देखा है कि मतलब क्वांटिटी जो है वो सेम है, ठीक है, जिस सब्सटेंस को हम मेजर कर रहे हैं, बस उनकी फॉर्म चेंज हुई है, एक सॉलिड और एक लिक्विड है। तो जो हमें जो अब कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं? दोनों डिफरेंट होती हैं। अब उसने चेक किया, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, उसके लिए उसने क्या किया है कि 1 ग्रेन उसने क्या इक्वल है 480 बाय 437 को, ठीक है। तो जब इसने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड किया है तो आंसर क्या है 1.1। तो ये जो 1.1 मिनिमस मतलब आया है, डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है, इसने कहा है कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है, ठीक है, ये मतलब निकलती होती है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रीडिंग उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस वक्त जो है जो डिस्क्रिपेंसी निकलती है वो कितने की निकलती है? 1.1 मिनिमस की निकलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मैट्रिक्स सिस्टम ओवरव्यू। यहाँ पे दोबारा से उसने मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में बताया कि ये यूनिवर्सल है, साइंटिफिक है, ठीक है, और इसको अच्छे से मतलब पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाता है। अब इसके यूनिट यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ का जो है वो मीटर होता है, वॉल्यूम का लीटर होता है, वेट का जो है वो ग्राम होता है। और अगर इन्हीं यूनिट्स को अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 में कैलकुलेट करें, यानी कि ज़्यादा बड़े मैयर वेट के साथ मैयर अगर करें, तो 10 टाइम्स अगर करें किसी भी चीज़ है उसकी अगर क्वांटिटी आप 10 टाइम्स मतलब डबल हो गई है तो उसको हम डेका बोलते हैं। अगर 100 टाइम हो गए तो हेक्टा कहेंगे, 1000 टाइम हो गए तो किलो कहेंगे, और अगर जो है वो 1 लाख यानी कि टाइम्स ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेगा कहेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो है अगर वो क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, तो 1/10 होगा डेसी कहेंगे, 1/100 होगा तो सेंटी कहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 में इन्होंने वैल्यूज़ को दिया हुआ है, यानी अगर बहुत बड़ी वैल्यू चली गई है तब भी, और अगर बहुत छोटी आ गई है तब भी। मतलब ये इतना साइंटिफिक सिस्टम अच्छा है कि आप छोटी से छोटी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मीटर के बारे में बात करें कि कहते हैं कि ये जो मीटर जो है ये यूनिट होता है किसका? लेंथ का। अब लेंथ क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू engraved marked on a platinum iridium bar stored at International Bureau of Weight and measured at 4 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीग्राम। अब मीटर की जो इन्होंने स्टूडेंट डेफिनेशन निकाली है, ठीक है, जो कौंसल है, जो कि क्या है, जो ये सारी यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो, ठीक है, ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसने क्या किया है कि इसकी मीटर की जो डेफिनेशन बताई है उसने कहा है कि जो प्लेटिनियम और इरिडियम का एक बार है, ठीक है, बना हुआ प्लेटिनियम और इरिडियम का, ठीक है, उसके ऊपर जो है 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक आप कह लें स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट किया है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पे किया है और इतना जो है इसके ऊपर प्रेशर है, ठीक है, यानी एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने लिया, ठीक है। तो प्रेजेंटली मीटर इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ सर्टेन लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना साइंटिफिक हो गए हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है कि मीटर जो है एक तो आपने डिस्टेंस के लिहाज से इसको देख लिया, दूसरा उसने वेवलेंथ भी क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है, ठीक है, किसी भी एक लाइन का, ठीक है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टॉन ये भी जैसे प्लैटिनियम है, इरिडियम है, इसी तरह का एक ये भी मटेरियल होता है, ठीक है। क्रिप्टॉन का 86 वाला आइसोटोप है, ठीक है, उसकी जब स्पेक्ट्रल लाइन्स हम देखते हैं, यानी कि जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन मिलता है, जो डिस्टेंस मिलता है, हमें वेवलेंथ जो मिलती है वो हम उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मीटर के सेंस में करते हैं। उसके बाद किलोग्राम आ जाता है, तो किलोग्राम ये भी हमें पता है कि यूनिट होता है किसका? वेट का होता है। ये ठीक है, ये बड़ा यूनिट होता
होता है। अब कहते हैं कि 1 किलोग्राम इज द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट इट्स टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। अब कहते हैं कि 1 किलोग्राम जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर ऑफ वेट के, लीटर ऑफ वाटर का, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है इसमें, और उसको भी देखना पड़ता है, और जो डेंसिटी होती है वाटर की या किसी भी सब्सटेंस की उसको भी देखना पड़ता है। टेम्परेचर कितना है उसने 4 डिग्री बताया है सेल्सियस, और जो है 760 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो इसको भी इसके ऊपर जो है ये किसी भी चीज़ का वेट जो है वो मेजर करेंगे हम, ठीक है। कि 1 किलो वेट जो होगा वो किसका होगा, किसी सॉलिड का होगा, और अगर लिक्विड का करेंगे तो वो 1 लीटर वेट होगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब 1 किलोग्राम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1000 ग्राम के, और 1 ग्राम इक्वल होता है हमारे पास 1000 मिलीग्राम के, और 1 मिलीग्राम हमारे पास इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के, यानी कि बड़े से बड़ा यूनिट भी और छोटे से छोटा यूनिट भी यहाँ पे इन्होंने किलोग्राम का दिया हुआ है। उसके बाद लीटर आ जाता है, ये यूनिट होता है वॉल्यूम का, जिसके अंदर हम किसी भी जो कोई सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कंटेन इन अ प्लेटिनियम ट्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीग्राम। तो यहाँ पे अब ये क्या बता रहा है कि लीटर जो है उसकी डेफिनेशन के लिए उन्होंने जो डेफिनेशन बताई है वो क्या बताई है कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लें, ठीक है, जो कि किसके अंदर हो, एक प्लेटिनियम की ट्यूब हो, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो, और प्रेशर जो है वो 760 एटमोस्फेरिक हो। तो उस कंडीशन में जो वाटर जो एरिया कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि 1 लीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 ml के, और 1 किलो जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 लीटर के होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेडिसिन एंड सोल्यूशन आर यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज आर स्टिल बीइंग मेजर्ड बोथ इन मीट्रिक एंड इम्पीरियल सिस्टम। अब कहते हैं कि अब स्टूडेंट ये जो आपने सारी कैलकुलेशन देखी है, ये क्यों देखी है कि आपको पता है कि मेडिसिन जो होती है वो बहुत कैलकुलेटेड डोज में बहुत एहतियात के साथ देने की ज़रूरत होती है। मेडिसिन अगर कम डोज में जाएगी तब भी वो अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर हैवी डोज में चले जाएगी तो तब भी वो क्या होगी, पेशेंट के लिए नुकसानदा होगी। तो फिर आपने मेडिसिन की कैलकुलेशन जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखनी होती है। तो ज़ाहिर बात है कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिट पता होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो यूनिट आप सारे पढ़ रहे हैं ये आपको मैक्सिमम यूनिट भी बता रहे हैं और मिनिमम यूनिट भी बता रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी और जो दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं वहाँ पे भी ये दोनों यूनिट मीट्रिक और इम्पीरियल सिस्टम को यूज़ किया जाता है मेडिसिन की कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वलेंट ऑफ मीट्रिक एंड इम्पीरियल सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मीट्रिक और इम्पीरियल सिस्टम के जो दोनों की यूनिट्स हैं उनको एक दूसरे के इक्वल करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे अब 1 ग्राम जो है मीट्रिक सिस्टम के अंदर वो इक्वल होता है किसके अंदर, किसके साथ, 15 ग्राम के, ठीक है, इम्पीरियल सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के इक्वल करने की कोशिश की। ये भी आपने टेबल अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि जो है जो मीट्रिक सिस्टम है उसमें जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो इम्पीरियल सिस्टम की के अंदर जो है उसके इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी एक टेबल दिया हुआ है कैलकुलेशन का, ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड मेजरमेंट है, ठीक है, घर में अगर जो चीज़ें अक्सर कॉमनली इस्तेमाल में आती हैं, जैसे अगर हम 1 टीस्पून अगर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका क्या मतलब है, आप 5 ml ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 डेजर्ट स्पून लेते हैं तो इसका मतलब क्या, आप 8 ml ले रहे हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये भी सारी उन्होंने दी हुई, ये भी आपने अच्छे से याद करनी है टेबल्स को। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर। अब हम देख रहे हैं कि ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के क्या है, इक्वल है, किसी न किसी तरह उसके साथ रिलेट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों, इन सिस्टम की वैल्यूज़ को एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, क्या जब आप कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो वो पर्सन के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसको जो है कैलकुलेशंस को कन्वर्ट करना आता हो, कि इम्पीरियल सिस्टम की वैल्यूज़ को मीट्रिक के अंदर और मीट्रिक की इम्पीरियल सिस्टम के अंदर, यानी वाइस वर्सा, दोनों को आपको वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कन्वर्जन आनी चाहिए। कहते हैं कि इफ़ द बेसिक टेबल एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट की इक्विवेलेंट आर नोन। अगर कहते हैं कि जो पर्सन को जो है वो बेसिक टेबल्स आते हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़ रहे हैं, या इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट्स उनको पता होंगे, तो वो ईजिली ये काम कर लेंगे, ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे अब थोड़ा सा बड़े यूनिट्स की को उसने बताया है कि जैसे 1 किलोग्राम जो है इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के, और 1 ग्राम जो है वो इक्वल होता है 15 ग्रेन के। वही मतलब ऊपर वाले ही सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा क्या किया है यहाँ पे, अगेन इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो आपने इसको भी अच्छे से याद करना, देखना है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 के लिहाज से दिया हुआ है, ये वाली टेबल आपने 9th क्लास 10th क्लास में भी देखा था, 9th में भी था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी ये टेबल होता है, ठीक है।
तो ये भी आपने देखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 10⁻12 है, ये एक छोटी वैल्यू है, ठीक है, इसको हम पी को कहते हैं, सैम्बल इसका पी होता है। और अगर बड़ी वैल्यू देखें, ठीक है, 10⁻12 है, जिसको हम टेरा कहते हैं, और आई टी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर इस तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और छोटी से छोटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इनको ये लिखने का भी तरीका यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि आप इतनी बड़ी वैल्यू है, आप उसको अगर 10 की पावर में लिख लें और सैम्बल्स के साथ लिख लें तो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में कह रहा है कि टू मेजर द टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर यूज्ड। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्टूडेंट दो तरह के स्केल यूज़ किए जाते हैं, एक तो सेंटीग्रेड होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल होता है। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में पहले भी, ठीक है। अब कहते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है आपने, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 32 यानी जिस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर से 32 को माइनस करना है और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना 5/9 के साथ। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट है, उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, 32 को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नीचे इन्होंने माइनस किया हुआ ये वाला, ठीक है, 212 में से 32 को इन्होंने माइनस किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/9 के साथ। और जब ये सारे को सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल निकलेगी, सेंटीग्रेड के इक्वल निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं कि 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 96.8 है, ये 36.0 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज़ भी आप खैर इस फार्मूले के थ्रू जो है मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास जो है वैल्यू दी हुई है, उन्होंने फ़ारेनहाइट में दी हुई है, तो आप सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं इनको, बगैर कोई रटा लगाई याद किए। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए कि आपने वैल्यू में से 32 को माइनस करना है और 5/9 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अभी एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस किए हैं, कह रहे कि कन्वर्ट करें 2.5 ग्राम इनटू द माइक्रोग्राम। अब स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है कि वो कहते हैं जी हम आप वो कोई भी आपको वैल्यू दे देंगे और कहेंगे कि इसको कन्वर्ट कर दें किसी और सिस्टम के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। जैसे 2.5 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना माइक्रोग्राम के अंदर। अब जैसे हमें पता है कि 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीग्राम के। अब 1000 मिलीग्राम के मतलब इक्वल है ना, हमने किसे करना है 2.5 को, 2.5 ग्राम, इसका मतलब ये है कि इसको जब हम मिलीग्राम में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोग्राम क्या है, छोटा यूनिट है, ग्राम क्या है, बड़ा है। तो फिर इसलिए हम इसको छोटे यूनिट्स की तरफ लेके जा रहे हैं कि 2.5 को हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 1 मिलीग्राम हमें पता है किसके इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के। तो फिर 2500 मिलीग्राम जो है, ठीक है, इसके अंदर कितने माइक्रोग्राम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू जो है वो निकल आएगी 2 लाख और 50,000, ठीक है। माइक्रोग्राम जो है वो होते हैं किसके अंदर, 2.5 ग्राम के अंदर होते हैं। यानी एक बड़े यूनिट को उसने क्या किया है, कन्वर्ट किया छोटे यूनिट में। और उसके बाद कहते हैं कि कन्वर्ट करें 1,40,000 माइक्रोग्राम इंटू ग्राम्स, ठीक है। अब छोटे से आपने बड़े की तरफ जाना है। अब पहले क्या था, आप बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या है कि छोटे यूनिट से बड़े में जाना है। तो अब हमें पता है कि 1000 माइक्रोग्राम जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 मिलीग्राम के, ठीक है। और इसी तरीके से 1,40,000 माइक्रोग्राम इक्वल होगा किसके, कि इसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा, जब स्टूडेंट अब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब आपने डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, और 1000 के साथ जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1400 मिलीग्राम आ जाएगा। या फिर उसके बाद हमें पता है कि 1000 मिलीग्राम जब इक्वल होता है 1 ग्राम के, तो इसका मतलब ये कि 1400 मिलीग्राम जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है, यानी ग्राम में फिर मजीद कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो मिलीग्राम में निकले ना, अब ग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर अगेन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी 65 मिलीग्राम कैप्सूल कैन बी मेड फ्रॉम 52 ग्रेन ऑफ अ ड्रग, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास 52 ग्रेन की एक ड्रग है, उससे हम कितने कैप्सूल जो हैं वो 65 mg के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि हमें पता है कि 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1000 मिलीग्राम के ऊपर के इक्वल है, और 52 को भी कन्वर्ट कर देंगे मिलीग्राम के अंदर, तो इसको भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,000 मिलीग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ द ड्रग कैन बी मेड। अब कितनी क्वांटिटी मतलब इसमें से यूज़ करनी है हम लोगों ने, 65 मिलीग्राम की करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैप्सूल कैन बी मेड। तो अब ये जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली थी 52,000 वाली, ठीक है,
ये वाली, अब इसको हम क्या करेंगे 65 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 800 कैप्सूल्स आ जाएंगे, यानी आप इसके अंदर 800 कैप्सूल्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरीके से आगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि कन्वर्ट करें 50 ग्राम को ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल होता है हमारे पास 15 ग्रेन के। अब यही वो टेबल आपने याद किया होगा, तो आप इन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ आपको याद होंगी कौन सी चीज़ किसके इक्वल है, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। 50 ग्राम इक्वल होता है हमारे पास 50 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये 750 ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 ग्राम इसका मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, 750 ग्रेन्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने फिर थोड़ा उल्ट किया हुआ है कि 50 ग्रेन को उसने क्या कन्वर्ट कर दें ग्राम के अंदर, तो 1 ग्राम हमें पता है इक्वल होता है किसके, 15 ग्रेन के, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये 3.3 ग्रेन आ जाएगा। उसके बाद करें कि हाउ मेनी ग्रेन्स आर इन 4 ऑन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इम्पीरियल सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं एवॉर्डोपियस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब एवॉर्डोपियस सिस्टम में कहता है कि एक जो 4 ऑन्स है उसके अंदर कितने ग्राम्स हैं, तो 1 ऑन्स हमें पता है किसके इक्वल होता है 437। अब यानी कि हमने इम्पीरियल सिस्टम के लिहाज से नहीं चलना, अब हमने इसी सिस्टम के लिहाज से चलना है। तो 1 ऑन्स इक्वल होता है हमारे पास इसके 437.5 ग्रीन के, ठीक है। अब 4 ऑन्स का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि कन्वर्ट करें 2 ऑन्स को इनटू ग्रेन्स, ठीक है। 2 ऑन्स को कन्वर्ट करें किसके अंदर, ग्रीन के अंदर, तो 1 ऑन्स जो है वो इक्वल होता है 480 के, ठीक है। एपोथेकेरी सिस्टम के भी यहाँ पे बात हो रही है। और फिर उसके बाद 2 ऑन्स जो है वो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 480 के साथ, तो हमारे पास 960 ग्रेन्स आ जाएंगे। तो इसी के से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है कि कन्वर्ट करें 1 पाउंड को इनटू द ग्राम्स के अंदर,